हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अभी तक हमने कंप्लीट किया है ड्रग एक्टिंग ऑन द जीआई सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या रहने वाला है फ्रेंड्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स इसमें यूज होती हैं। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं आपके जो आईएनसी का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं मेनली कि हमें ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो सबसे मेन हमें फर्स्टली देखना है एंटी अस्थमेटिक ड्रग, यानी कि अस्थमा से प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन। उसके बाद हमें देखना है एक्सपेक्टोरेंट्स। क्लियर? उसके बाद हमें देखना है एंटीटसिव्स के बारे में, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के बारे में, एंटी कफ मेडिसिन के बारे में, नेजल डिकॉन्जेस्टेंट के बारे में, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स के बारे में, वहीं लास्ट में हम बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामिक ड्रग्स के बारे में। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम वन बाय वन करके इनको कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो कम्प्लीटली रहने वाली है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हमने क्या किया है, इस एक ही वीडियो में कम्प्लीटली कर लिया है इस टॉपिक को। ठीक है? सबसे वाइड क्लासिफिकेशन भी इसी का है। तो हम बात करते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। क्लियर? अब एंटी अस्थमेटिक ड्रग का मतलब क्या होता है, तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है? अगर हमें अस्थमा के बारे में पता है तो हम उसके रिगार्डिंग मेडिसिन को बात करें, यानी कि हमें पहले पता होना चाहिए जैसे कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, क्योंकि सिम्टम्स के बेसिस पे भी हम मेडिसिन यूज करते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा एक ऐसे स्टेट या एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। रिजल्टिंग, जिसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लामेशन बना हुआ रहता है इन रेस्पॉन्स टू अ नंबर ऑफ स्टिमुलाई इन जेनेटिकली ससेप्टेबल द इंडिविजुअल। मेनली एक ऐसी कंडीशन होती है, एक टाइप की जेनेटिक कंडीशन भी कई बार हमें अस्थमा की देखने को मिल सकती है। वैसे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कोज होते हैं, कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, किसी टाइप का कोई ट्रिगर हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकती है। इन सब की वजह से क्या देखने को मिलता है हमें कि ब्रोंकस के यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस वजह से वहाँ पे परसिस्टेंट हमें क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्लियर? बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या साइन, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है, यानी कि जो पर्सन है, पर्सन के अंदर हमें कफ देखने को मिलेगा, कफ के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, वीजिंग साउंड देखने को मिलता है। वीजिंग साउंड का मतलब क्या होता है कि जब भी पर्सन, या फिर हम बात करें यहाँ पे जो पेशेंट है, जिस पेशेंट को अस्थमा हुआ है, तो उसके अंदर हमें वीजिंग का साउंड देखने को मिलेगा या वीजिंग कंडीशन देखने को मिलेगी। वीजिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब भी पर्सन ब्रीथिंग करता है, तो ब्रीथिंग के टाइम ड्यूरेशन में पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है? थोड़ी भारी सी आवाज़ देखने को मिलती है, या फिर विसल लाइक साउंड्स प्रोड्यूस देखने को मिलते हैं। फीलिंग ऑफ सफोकेशन देखने को मिलता है, और ब्रोंकियल म्यूकस देखने को मिलता है, यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन देखने को मिल जाता है। एम ऑफ द ड्रग थेरेपी फॉर अस्थमा की ड्रग थेरेपी का क्या मेन एम होता है? तो कैसे हम बात करने वाले हैं? मेनली सिम्टोमेटिक रिलीफ। जो आपके सिम्टम आ रहे हैं अस्थमा में, अगर आप उनको रिलीफ कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अस्थमा की कंडीशन से हम थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज मॉडिफिकेशन। अब डिजीज मॉडिफिकेशन, डिजीज क्या हो रही थी कि यार अपन को इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है हमें ब्रोंकस के यहाँ पे। तो अपन क्या कर सकते हैं? रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन एंड द हाइपर एक्टिविटी। अगर अपन ब्रोंकियल एरिया की जो हाइपर एक्टिविटी हो रही थी उसको रिड्यूस कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, तो हमें क्या देखने को मिला? मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी अस्थमेटिक ड्रग के बारे में। सिंपल सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि आज की वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगे, लेकिन मैंने इस एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। हम बेसिकली पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 to 3 पार्ट, ठीक है, 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट
कर लेंगे। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन कैसे रहने वाला है हमारे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब यह कुछ ऐसे मेडिसिन होती होंगी जो क्या कर देती हैं, ब्रोंकस को डायलेट करने में हेल्प करेंगी। इनके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है हमें, सिम्प्टोमेमेटिक्स देखने को मिलेंगे, बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, मिथाइल जेनथिन डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों क्लासिफिकेशन किसका होता है, हमारे ब्रोंकोडाइलेटर के। बात करते हैं नेक्स्ट, ल्यूकोटायरिन एंटागोनिस्ट होता है। जो ल्यूकोटायरिन एंटागोनिस्ट होते हैं यह भी किसका क्लासिफिकेशन होता है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है। वही हम बात करें इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स को यूज करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को यूज करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड को यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम यूज करने वाले हैं IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स के बारे में। ब्रोंकोडाइलेटर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है अस्थमा वाली कंडीशन में। ठीक है, अब देखते हैं, नाम से थोड़ा बहुत समझ में आता है। ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि ऐसी मेडिसिन जो क्या कर देती होंगी, जो ब्रोंकस वाला पोर्शन है उसको डायलेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर आर मेडिकेशंस दैट ओपन एयरवे, क्या कर देती हैं, ये एयरवे को अच्छे से ओपन कर देती हैं बाय द रिलैक्सिंग द मसल्स अराउंड देम। कहाँ पे, उनकी मसल्स को कर देती हैं रिलैक्स। मसल्स को रिलैक्स कर देंगे तो वहाँ पे जो एरिया होगा वो ज़्यादा वाइड हो जाएगा। एरिया वाइड होने से जो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ रही थी, जो सफोकेशन वाली प्रॉब्लम थी, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोप अप कर लेते हैं और ब्रीथिंग ईजी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स की। ये भी मेनली कितने टाइप का होता है, हमारे 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइलिन जेनथिन डेरिवेटिव्स। मिथाइल जेनथिन डेरिवेटिव्स इसका क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्टली हम बात करते हैं सिम्प्टोमिमेटिक्स, या फिर बात करें हम बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। तो बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, यानी कि इस ड्रग का क्या एक्शन रहने वाला है, तो बीटा 2 रिसेप्टर आर द मेन रिसेप्टर ऑफ द मसल्स ऑफ द एयरवे। एयरवे का जो मेन रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जो एयरवे की मसल्स होती हैं, एयरवे की जो मसल्स होती हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे बीटा 2 रिसेप्टर। अब ये क्या करते हैं, दीज मेडिसिन एक्टिवेट अ प्रोसेस दैट रिलैक्स दोज मसल्स। अब क्या करती हैं ये मेडिसिन, क्या कर देती हैं, इनको क्या कर देती हैं, रिलैक्स करवाती हैं। कैसे रिलैक्स करवाती हैं, इस प्रोसेस को एक्टिवेट करा के। दे ऑल्सो स्टॉप ऑफ सब्सटेंस दैट कॉज द एलर्जिक रिएक्शन लाइक द हिस्टामिन एंड द ल्यूकोटायरिन। क्या देखने को मिलेगा, समझिएगा कि जो बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक, अब जो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट वर्क करने वाला। बीटा 2 के रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, हमारे एयरवे की मसल्स के ऊपर। ठीक है, अब एयरवे की मसल्स के ऊपर ये जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही किसी टाइप की कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, या फिर हमारी बॉडी के जितने भी एलर्जिक कंडीशन में स्टिमुलेट होने वाले सब्सटेंस होते हैं, क्या क्या देखने को, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूकोटायरिन्स हो गए, तो इनको क्या करते हैं, इस बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होने से क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। दे ऑल्सो स्टॉप रिलीज द सब्सटेंस दैट कॉज द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या कर देंगे, उसको जाने से वहाँ पे रोक देंगे तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, किसी टाइप की कोई रिएक्शन अकर ही नहीं होगी। रिएक्शन अकर नहीं होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई सिक्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं, हमारे एग्जाम्पल देने वाले हैं साल्बुटामोल, साल्मेट्रोल, टर्ब्यूटेलिन, फॉर्मेट्रोल। ठीक है, बात करते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। साल्बुटामोल है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है 100 to 200 म्यूग्राम वाया द इनहेलेशन। कैसे यूज़ करना है, हमें इनहेलेशन रूट के थ्रू यूज़ करना है। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, नेजल कैविटी। ठीक है, एंड हम बात करें अगर ओरली की, तो 1 to 4 mg पर ओरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
सालमेट्रोल की बात करें 50 to 100 म्यूग्राम ट्वाइस डेली यूज़ करना है। टर्बुटेलिन की हम बात करें कितना यूज़ करना है 250 म्यूग्राम वाया द इनहेलेशन एंड 2.5 to 5 mg ओरली हम डोज यूज़ कर सकते हैं। बात करें फॉर्मेट्रोल की तो इसको भी हमें कैसे यूज़ करना है 100 म्यूग्राम पफ यानी कि पफ फॉर्म में, यानी कि हमें वही इनहेलेशन वाली फॉर्म, इसको हमें यूज़ करना होता है। जो हम मेड्रेट ओरल इनहेलर जो होता है, इनहेलर की हेल्प से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। वहीं हम बात करें 100 to 20 mg ओरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनका हम बात करें कि ये मेनली दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2। ठीक है, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2, एक होता है हमारे लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2। शॉर्ट एक्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहने वाला होता है? हमारे 2 to 3 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। मेनली बात करें इसमें कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होती हैं? साल्बुटामोल होता है, टर्बुटेलिन होता है और फिनोट्रोल देखने को मिलता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना देखने को मिलता है इसका? मोर देन 12 आवर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिलता है हमें? सालमेट्रोल, इफोमेट्रोल। लेकिन ये किस में यूज नहीं किए जा सकते हैं? नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम। ये जो एक्यूट सिम्टम वाली कंडीशन होती है उसमें हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को यूज नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिथाइल जेनथिन डेरिवेटिव्स के बारे में। दीज ड्रग आर द वीक ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड हैव द प्रोमिनेंट इम्यूनोमोड्यूलरी या फिर हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। क्या देखने को मिलता है हमें? ये इस टाइप की मेडिसिन होती हैं, ये होती हैं वीक ब्रोंकोडाइलेटर्स, जो क्या करती हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी रखती हैं, लेकिन थोड़े कम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या होने वाला है इसका? थियोफाइलिन रहने वाला है। डोज की बात करें 200 to 400 mg थ्राइस अ डे। नेक्स्ट हम बात करें अमाइनोफाइलिन, जो एग्जाम्पल है ये रहने वाला है 250 mg स्लो इन्फ्यूजन। अगर आप इन्फ्यूजन पंप की हेल्प से यूज कर रहे हैं तो हमें कितना देना होता है? 250 mg स्लो इन्फ्यूजन के थ्रू देना होता है। कितने टाइम ड्यूरेशन में देना होता है? 20 मिनट के अंदर। और वहीं बात करें टेबलेट की तो 100 mg की इसकी एक टेबलेट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है मिथाइल जेनथिन डेरिवेटिव्स का। तो क्या देखने को मिलता है? मैम मिथाइल जेनथिन बात करते हैं एग्जांपल थियोफाइलिन कैफिन फंक्शन प्राइमरली बाय द इनहिबिट द phosphodiesterase enzyme and antagonizing the adenosine receptor leading to increase the CMP level, bronchial smooth muscle relaxation and the anti-inflammatory effect। ये क्या कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर? इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो हमारे क्या रहने वाला है? मिथाइल जेनथिन्स क्या करती हैं? ये मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है हमें? मेनली जो फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को रोक के और क्या कर देती हैं? ये एडिनोसिन रिसेप्टर के विपरीत वर्क कराती हैं, यानी कि उसके एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करवाती हैं। एंटागोनाइजिंग द एडिनोसिन रिसेप्टर के विपरीत काम करवाती है, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? जिसके वजह से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल क्या हो जाता है? बॉडी में बढ़ जाता है। अब क्या होगा कि ये आपस में बाइंड नहीं होंगे। अब बाइंड नहीं होंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जो ब्रोंकियल मसल्स हैं वो कैसी देखने को मिलेंगी? हमें स्मूथ देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ वहाँ कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो क्या हुआ? जो मिथाइलिन जेनथिन्स होते हैं ये क्या करवाते हैं हमारी बॉडी में? इनहिबिट कर देते हैं फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को। किससे ऐड होने से? एडिनोसिन रिसेप्टर से ऐड होने से। तो इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो ब्रोंकियल मसल्स होती है वहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे तो लेवल बढ़ जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का। अब अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या कोज करता है? ब्रोंकियल मसल्स का रिलैक्सेशन कर देता है। किस वजह से? उनको स्मूथ करके। और इसके साथ साथ इफेक्ट के साथ देखने को मिलता है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन का मतलब है हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो हम इनको यूज कर सकते हैं जैसे कि अस्थमा वाली कंडीशन में, सीओपीडी वाली कंडीशन में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट होता है ब्रोंकोस्टेसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी कंडीशन होती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन इनहेरिटेड प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज द बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मली
स्टिकी एंड स्टिकी म्यूकस, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ एंजाइम्स या फिर हम बात करें कुछ मार्कर्स की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मली म्यूकस का सिक्रेशन या फिर स्टिकी म्यूकस का सिक्रेशन देखने को मिलता है। इस ये मेनली कैसी कंडीशन होती है जो बिल्कुल छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन। नेक्स्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर को, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, वहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शंस की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कब अराइज हुई है, एक्सरसाइज के टाइम ड्यूरेशन में अराइज देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं हमारे एलर्जिक कंडीशन में। अब एलर्जिक रिएक्शन अगर एक्सेसिव हो रही है तब हम इसको क्या यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन किसे देखने को मिलती है, सीवियर अस्थमा वाली। इन अनकॉमन सिचुएशन समझिएगा भाई, अपन यूज़ तो अस्थमा के रिगार्डिंग ही करना है, लेकिन इसका हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्यों बताया गया है, सीवियर अस्थमा। इन द अनकॉमन सिचुएशन ब्रोंकोडायलेटर माइट मेक द अस्थमा सिम्टम रोज, यानी कि और इससे सिम्टम क्या हो सकते हैं, थोड़े बिगड़ सकते हैं फॉर पीपल विद सीरियस अस्थमा। और वो कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो सकती है, सीरियस अस्थमा के अंदर, स्पेशली इफ दे डू नॉट यूज देम विद द अदर अस्थमा ड्रग लाइक द इनहेल्ड स्टेरॉइड। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर मान लो आप क्या यूज कर रहे हो, किसी अदर टाइप के स्टेरॉइडल ड्रग यूज कर रहे हो, कौन से वाले, इनहेलेशन वाले, तो उसके टाइम आपको इनको यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग वाली कंडीशन। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके साथ भी हम इनका सही से यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सर्टेन मेडिकेशन, सम मेडिसिन सच एज द बीटा ब्लॉकर कैन इंटरेक्ट विद द ब्रोंकोडायलेटर एंड कॉज द एडवर्स इफेक्ट। अगर आप बीटा ब्लॉकर मेडिसिन को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ अगर आप क्या यूज कर रहे हो, हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज कर रहे हो, तो इनका क्या देखने को मिलेगा, आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, यानी कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं, नर्वसनेस और एंजाइटी देखने को मिलते हैं, हार्ट पल्पिटेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, मसल्स क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं, इंसोम्निया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम वही बात करें, ड्राई माउथ एंड थ्रोट देखने को मिल सकता है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है, और हेडेक की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, ल्यूकोटायरिन एंटागोनिस्ट। क्या रहने वाला है, ल्यूकोटायरिन एंटागोनिस्ट क्या होता है, कौन कौन से मेडिसिन आएंगे, क्या एग्जाम्पल रहेंगे, सब इसमें देखते हैं। ल्यूकोटायरिन मॉडिफायर्स ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूकोटाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं इनको हम, ल्यूकोटाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ल्यूकोटायरिन सिंथेसिस इनहिबिटर, और क्या बोलते हैं, ल्यूकोटायरिन सिंथेसिस इनहिबिटर भी बोलते हैं। are medications that block the effect of the leukotriene or stop body from producing them। क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं किसके इफेक्ट को, ल्यूकोटायरिन के इफेक्ट को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ल्यूकोटायरिन का फॉर्मेशन होना है हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ल्यूकोटायरिन एंटागोनिस्ट work by stopping the leukotriene from attaching to their receptor। रिसेप्टर से ल्यूकोटायरिन को क्या नहीं करवाना, अटैच नहीं कराना। दिस रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग रिड्यूस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एयर वे टाइटनिंग जो हो रही थी लंग्स के अंदर, वो भी हमें क्या देखने को मिलेगी, रिड्यूस देखने को मिलेगी। बाय ब्लॉकिंग द ल्यूकोट्राइन्स दिस ड्रग हेल्प पीपल ब्रीथ इजीली, जिस वजह से पर्सन क्या कर पाएगा, जो ब्रीथिंग लेगा वो इजी वे में कर पाएगा। एंड लेसन सिम्टम लाइक वीजिंग, कफ एंड द ब्रीथलेसनेस। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग आराम से हो पाएगी और जो सिम्टम है वो लेस हो जाएंगे। कौन से सिम्टम लेस देखने को मिलेंगे हमें, जो वीजिंग हो रही थी वो कम देखने को मिलेगी, जो कफिंग हो रही थी वो कम देखने को मिलेगी, जो ब्रीथलेसनेस की कंडीशन थी यानी कि जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ रही थी वो भी हमें कम देखने को मिलेगी। बात करते हैं एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, मोन्टेल्यूकास्ट, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, मोन्टेल्यूकास्ट 10 mg वंस डेली ओरल रूट। 10 mg की मेडिसिन आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है, आप ओरल रूट से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होने वाली है हमारे जेफ्रिलुकास्ट। क्या रहने वाली है, जेफ्रिलुकास्ट। बात करें हम एग्जाम्पल, मतलब बात करें हम डोज की, 20 mg ट्वाइस अ डे, 20 mg दिन में 2 बार लेनी है, ओरल रूट इसका रहने
वाला है। बात करते हैं इंडिकेशंस की, यानी कि हाईली, अगर मान लो कोई एलर्जिक कंडीशन है, मेनली एलर्जिक राइनाइटिस है, ठीक है, राइनाइटिस वाली कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, मोंटेल्यूकास्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एलर्जिक अस्थमा वाली कंडीशन है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलता है, दीज ड्रग आर चॉइस फॉर द एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा। अगर एस्प्रिन को यूज करने के वजह से कंडीशन कैसी है, अस्थमेटिक कंडीशन हुई है, क्या हुआ है, अगर किसी ने एस्प्रिन को यूज किया है और एस्प्रिन के वजह से अस्थमेटिक कंडीशन अगर हुई है तो उसके रिगार्डिंग भी हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं। They are also used for the prophylaxis of the mild to moderate अस्थमा। ये और किसके प्रोफाइलेक्सिस की तरह वर्क करती है, माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा वाली कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, सच एज द COPD। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहने वाले हैं, एलर्जिक या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है, लिवर डिजीज देखने को मिल सकती है, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है और फिनाइल कीटोन्यूरिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। बात करें एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट की, हेडेक देखने को मिलेगा, रैशेस देखने को मिल सकते हैं, एओसिनोफिलिया देखने को मिल सकता है, नोजिया एंड डायरिया वाली कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की, या फिर हम बात करें म्यूस्केरेनिक एंटागोनिस्ट के बारे में, यानी कि मसल्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। हमने एंटीकोलिनर्जिक कई बार पहले भी देख रखा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, दीज ड्रग हैव वेगोलाइटिक एक्शन। ये क्या करती हैं, वेगोलाइटिक एक्शन रखती हैं, ठीक है, ड्यू टू द कम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ एम रिसेप्टर ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ये क्या कर देते हैं, जो हमारी ब्रोंकियल की यानी कि जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स होती हैं वहां पे जो एम रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको क्या कर देती है, इनिबिट कर देती हैं, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रिक्शन। क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन वगैरह होते हैं ये एक टाइप के क्या देखने को मिलता है, हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। मतलब ये कैसे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर मान लो क्या होंगे, जो हमारे ब्रोंकस की मसल्स है वही कैसे हो जाएंगी, एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। अब रिलैक्स हो जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लॉक हो चुका है। क्या ब्लॉक हो चुका है, एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो चुका है कि वो वहां पे जाके अटैच ही नहीं होगा। अब अटैच नहीं होगा तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, वहां कॉन्ट्रैक्शन ही देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। बात है हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या रहने वाला है हमारे, एट्रोपिन मिथियोनिट्रेट। नेक्स्ट रहने वाला है आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड। बात करें डोज की, 20 to 40 म्यूग्राम 3 to 4 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है थियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, थियोट्रोपियम ब्रोमाइड 18 मिलीग्राम वंस अ डे। रूट क्या रहने वाला है इसका, हमारे इनहेलेशन रूट रहने वाला है, यानी कि कैसे यूज करेंगे हम इसको, इनहेलेशन के थ्रू यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें हम इंडिकेशंस क्या क्या रहने वाली हैं हमारे, तो इंडिकेशन रहने वाला है हमारे अस्थमा एंड COPD। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहने वाले हैं ग्लूकोमा, यूरिनरी रिटेंशंस, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग और एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी किससे, कि किसी को इस ड्रग से ही अगर एलर्जी है तब आप इसको यूज मत करो। एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट की बात करें, ड्राइंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। अपन किसके रिगार्डिंग यूज कर रहे हैं कि यार म्यूकस का सिक्रेशन कम हो, तो म्यूकस का सिक्रेशन कम तो होगा, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर इसका सही से यूज नहीं किया है, इसका साइड इफेक्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है ड्राइंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलेगा, ड्राइंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिनरी रिटेंशन, क्या देखने को मिलता है हमें, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग के बारे में। एंटी एलर्जिक यानी कि एक ऐसी ड्रग्स जो किससे प्रिवेंट करेंगे, एलर्जिक कंडीशन से प्रिवेंट करेंगे।
मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेंगे या डिक्रीज कर देंगी एक्टिविटी को। दीज ड्रग आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस ऑफ द पेशेंट हुज सिम्टम आर नॉट कंट्रोल विद द ब्रोंकोडायलेटर। अब क्या हुआ कि कोई ऐसा पेशेंट है अस्थमा का जिसको आपने क्या यूज कर लिया, पहले ब्रोंकोडायलेटर्स यूज कर लिया, लेकिन ब्रोंकोडायलेटर को यूज करने के बाद भी क्या उसके सिम्टम रिलीफ नहीं हो रहे। अब अगर सिम्टम रिलीफ नहीं होंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हम क्या यूज करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को यूज कर लेते हैं। इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा हमें, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट देखने को मिलेगा। यूज कैसे करना होता है, 1 to 2 puff 3 to 4 times अ डे, ठीक है। वहीं हम बात करें निडोक्रोमाइल सोडियम या कीटोटिफेन, ये कैसे यूज करना है, 1 to 2 mg ट्वाइस अ डे हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसका जो रूट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्थेल्मिक रूट देखने को मिल सकता है, इनहेलेशन रूट होता है, ओरल रूट होता है और टॉपिकल रूट देखने को मिलता है। किस चीज का, हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, इनहिबिटिंग द डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल एंड देयरफॉर प्रिवेंट the release of the mediators of inflammation from the mast cell which cause the bronchospasm। ये क्या कर देती हैं, प्रिवेंट करती हैं किसको, इन्फ्लामेशन को होने से। कहाँ पे, हमारे मास्ट सेल के वजह से इन्फ्लामेशन को होने से प्रिवेंट करेंगी, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किस कंडीशन को, ब्रोंकोस्पाज्म, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन प्रिवेंट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में कि इंडिकेशंस क्या रहने वाला है, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इसका इंडिकेशन देखने को मिलेगा, अस्थमा देखने को मिल सकता है, हमें इस कंडीशन में इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारे मास्टोसाइटोसिस की कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्जिमा वाली कंडीशन में यूज कर सकते हैं, एनाफाइलेसिस की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के कंडीशन में यूज कर सकते हैं। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहने वाले हैं, हमारे लिवर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट बात करें एक्यूट अस्थमेटिक अटैक हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकती है, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग देखने को मिल सकता है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 2, यानी कि अगर 2 ईयर से बिलो चिल्ड्रन है तो आप वहां पे यूज मत करो। नेक्स्ट हमारे रहने वाला है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, डिक्रीज द ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, ये क्या कर देते हैं, जो ब्रोंकस है उसकी हाइपर एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, एंड द म्यूकोसल एडिमा, और जो एडिमा वाली कंडीशन है उसको भी डिक्रीज कर देते हैं। कैसे डिक्रीज करेंगे, इनहिबिट द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बट नॉट यूज्ड फॉर द एक्यूट अस्थमेटिक अटैक। आप कोर्टिकोस्टेरॉइड को कब यूज नहीं कर सकते, जब कंडीशन कौन सी हो, एक्यूट वाली, क्लियर। यूज टू प्रिवेंट or reduce the frequency of the chronic bronchial asthma attack when not controlled by the bronchodilator and non-steroidal मेडिकेशन। आप इसको कब यूज करोगे, जब ब्रोंकोडायलेटर्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो नॉन स्टेरॉइडल मेडिकेशन है उनका भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं इसके, फ्लूटाकानासोन, फ्लूटिकानासोन, बैक्लोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड, अल्सिंक्लेट्स। बात करें फ्लूटिकेसोन की, 100 to 400 म्यूग्राम 2 to 4 पफ्स अ डे। नेक्स्ट बात करें बैक्लोमेथासोन की, बैक्लोमेथासोन कैसे यूज करना है हमें, 100 to 400 म्यूग्राम 2 to 4 पफ्स अ डे। ब्यूडेसोनाइड 25 to 100 म्यूग्राम 2 to 4 पफ्स अ डे। क्लिसेनाइड 80 to 160 म्यूग्राम 2 to 4 पफ्स अ डे, क्लियर। सिस्टम, अब ये तो होते हैं हमारे इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि जिसको हमें क्या करना है, इनहेलेशन के थ्रू यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड, जिसके एग्जांपल क्या होते हैं हमारे, प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन इसका एग्जांपल रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि क्या इंडिकेशंस रहने वाले हैं। अस्थमा वाली कंडीशन में हम यूज करेंगे, सीओपीडी में हम इसको यूज कर लेते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, पेप्टिक अल्सर में, ओस्टियोपोरोसिस में, ग्लूकोमा में, डायबिटीज वाली कंडीशन में, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में यूज नहीं करना है। लास्ट हम बात करते हैं आईजी मोनोकोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, आईजीई मोनोकोनल एंटीबॉडीज, ये भी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, क्या होता है देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। इट फ्रॉम बॉन्ड विद द आईजीई एंटीबॉडी, ये क्या कर लेता है, ये मेंटेन करता है या बना लेता है, क्या बना लेता है, इट फ्रॉम बॉन्ड विद द आईजीई एंटीबॉडी, ये क्या करते हैं कि बॉन्ड बना लेते हैं आईजीई एंटीबॉडी से।
जिसके वजह से क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। दीज एंटीबॉडी नाउ बाइंड टू आईजी रिसेप्टर। अब ये क्या करेंगे कि जो एंटीबॉडीज बनी है वो कहाँ जाके अटैच हो जाती हैं, आईजीई के रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाती है, विच आर प्रेजेंट ऑन द बेसोफिल एंड द मास्ट सेल। जो कहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं हमें, बेसोफिल और मास्ट सेल के यहाँ पे। अब जो ये मास्ट सेल वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करती हैं या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन रिएक्ट करती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जो हमने मेडिसिन यूज़ करी हैं वहाँ जाके क्या कर लेंगे, बाइंड हो जाएंगी और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो जो इनका एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो कैसे होता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या लेने वाला है, हमारे ओमालिजुलाब। क्या रहने वाला है, ओमालिजुलाब, इसका हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ओमालिजुलाब हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इज अ मोनोकोनल एंटीबॉडी विच हैज द एक्शन अगेंस्ट द आईजीई एंटीबॉडी। दिस ड्रग गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट विद इन द इंटरवल टू 2 to 4 वीक। कैसे यूज करना होता है, सबक्यूटेनियस रूट से यूज करना होता है, 2 to 4 वीक में 1 टाइम इसको हम यूज कर सकते हैं। बात करें हम इंडिकेशन की, कि इंडिकेशन क्या रहने वाला है, दिस इज इट इज यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस इन द मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा। ये मेनली किस कंडीशन में यूज किया जाता है, मॉडरेट से सीवियर अस्थमा वाली कंडीशन में यूज किया जाता है इन पेशेंट अबाउट द एज ऑफ द 12 ईयर। पेशेंट की एज कितनी रहनी चाहिए, 12 ईयर से ज़्यादा रहना चाहिए, तो डिक्रीज द सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्थमेटिक अटैक, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलती है सीवियरिटी, और जो अस्थमेटिक अटैक की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें डिक्रीज देखने को मिलती है। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, हाइपर सेंसिटिविटी ऑन एलर्जिक रिएक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी एंड द ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर और मैलिग्नेंसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर, ये तो था हमारे मेन क्लासिफिकेशन। लास्ट में हम बात करते हैं रोल ऑफ अ नर्स फॉर पेशेंट टेकिंग द एंटी अस्थमेटिक ड्रग। वहीं हम बात करते हैं लास्ट में कि क्या नर्स के रोल रहने वाले हैं हमारे, जब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, क्या एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स को प्रोवाइड कर रहे हो, इनको जब अपन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर एंड द फिजिशियन। हमें डॉक्टर और फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को यूज़ करना होता है। Xanthin derivative have to be given very carefully with the proper dilution and according to prescribed dose and rate of the infusion। जो xanthin derivatives है उसको हमें इन्फ्यूजन में अगर यूज़ करना है तो रेट को पहले हमें ध्यान में रखना है, डोज को हमें फिक्स यूज़ करना है, क्योंकि इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। Advise the patient to clean the inhaler and the nebulizer equipment properly and change filter and always keep them in a good condition। हमें क्या देखना है कि अगर पेशेंट क्या यूज करता है, इनहेलर यूज करता है, क्लियर, या तो पेशेंट इनहेलर यूज करता है या पेशेंट क्या यूज करता है, नेबुलाइजर्स को यूज करता है, तो इन इक्विपमेंट को आप क्या करो, प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, जो फिल्टर्स हैं उनको क्या करते रहे, क्लीन करते रहें, और इसकी जो कंडीशन रहे काफ़ी बेटर कंडीशन रहनी चाहिए। ऑलवेज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इफ 2 puff of medication इन इज टेकन बाय द मेटल डोज इनहेलर। मेटल डोज इनहेलर क्या देखने को मिलता है हमें, मेनली सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस इक्विपमेंट को जरूर देखा होगा, ठीक है। जो मेटल डोज इनहेलर होता है, 1 मिनट डिफरेंस शुड बी टेकन बिटवीन द 2 puff। 2 बार, यानी कि जब हम इसको यूज करते हैं इनहेलर को, तो इस इनहेलर को 2 बार यूज करना है, तो आपको कितने टाइम ड्यूरेशन का गैप कंपलसरी होता है, 1 मिनट का गैप कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हम बात करें, एडवाइज द पेशेंट टू मॉनिटर द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग लाइक द पाल्पिटेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, डिजीनेस, चेस्ट पेन एंड द कन्वल्जन। जब भी मेडिसिन आप यूज करें तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट को भी क्या करते रहें, टाइम टू टाइम असेस करते रहें। असेस द लंग्स साउंड एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रायर टू एंड द पीरियडिकली थ्रू आउट द थेरेपी। हमें टाइम टू टाइम क्या असेस करने हैं, लंग्स के साउंड को असेस करते रहना है, और इसके साथ साथ हमें और क्या असेस करना होता है, हमें लंग साउंड को असेस करना है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को असेस करते हुए रहना है। कब तक, जब तक कि आप क्या यूज कर रहे हो, एंटी अस्थमेटिक थेरेपी के जो मेडिसिन से आप उनको यूज कर रहे हो। असेस द कार्डियोवास्कुलर status of the patient taking the adrenergic bronchodilator and the anticholinergic medicines, monitor for the ECG senses and the chest pain, advise the patient to rinse mouth with water after taking the inhaler to prevent the irritation of the mouth and the थ्रोट। हमें क्या करना है, जो माउथ है उसको भी नॉर्मल वाटर से क्या करना है, क्लीन करते रहना है, ताकि हम क्या प्रिवेंट कर सके, जो भी इनहेलर हमने यूज किया है उसके वजह से जो ओरल कैविटी है या फिर जो थ्रोट है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इरिटेशन से प्रिवेंशन
कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू एलर्जन एंड गेट द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू फ्लू लाइक द इलनेस। हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है या अवॉइड करना है, कौन सी कंडीशन से, एक्सपोजर टू एलर्जन, ठीक है, कि जिसके वजह से अस्थमा वाली कंडीशन ना करो। इफ अ पेशेंट इज टेकिंग द corticosteroid then advise the patient to do exercise to control weight gain and टेक एडुकेट अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड विटामिन डी। हमें पेशेंट को क्या एडवाइस करना है कि अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ कर रहे हो, तो हमें क्या यूज़ करवाना है पेशेंट को, टू एडवाइज द पेशेंट टू डू एक्सरसाइज। तो आप क्या करते रहें, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें और क्या करें, अपना जो वेट है, जो वेट गेन हो रहा है उस पर आप कंट्रोल करें। और आप एडिक्वेट अमाउंट में क्या यूज़ करते रहे, कैल्शियम और विटामिन डी को यूज़ करते रहे, ताकि आप कंडीशन से प्रिवेंट कर सकें, किससे, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से प्रिवेंट रह सकें। If a patient is taking the theophylline, then advise him to avoid the consumption of caffeine and caffeine-containing drinks like the coffee, as it decrease the theophylline metabolism and intensify its adverse effect। अगर मान लो कोई पेशेंट क्या यूज़ कर रहा है, थियोफाइलिन मेडिसिन का यूज़ कर रहा है, तो आप उसको एडवाइस करें कि आप क्या यूज़ ना करें, आप ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ड्रिंक्स को यूज़ ना करें जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कैफीन प्रेजेंट हो, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके वजह से क्या होता है, जो थियोफाइलिन होता है उसका मेटाबॉलिज्म के साथ ज़रा डिक्रीज हो जाता है और कुछ एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड द स्मोकिंग। पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी फ्रेंड्स, वो थी किसके बारे में, ब्रोंकियोडायलेटर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया। ये जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 to 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।